हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे, खाते पीते रहे होंगे। और आज हम फिर से जुड़े हैं सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में। जैसे कि आपको पता है कि मैं यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2025 के सिलेबस में लगे जितनी भी रचनाएं हैं और सिलेबस को मतलब कंप्लीट कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसी प्रक्रिया में, उसी कड़ी में हम हिंदी नाटक को सबसे पहले शुरू कर चुके हैं। आपने चैनल पे देखा होगा कि अंधेर नगरी नाटक जो भारतेंदु द्वारा लिखित है, मैंने उसे अपलोड करा है एक वीडियो के तहत। आप उसे देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम करने वाले हैं भार दुर्दशा, भारतेंदु द्वारा लिखित। तो ये जो नाटक है भार दुर्दशा, इसके बारे में आपको मैं दो तीन चीजें बता देती हूँ। जैसे इसके 6 अंक हैं और ये 1880 में प्रकाशित हुआ था। और इसे अपने बच्चन जी ने, जो है जिनका इतिहास है, जिनका हिंदी साहित्य का इतिहास है और आधुनिक साहित्य भी इन्होंने लिखा है। और उसमें इन्होंने लिखा है कि जो नाटक है भारत दुर्दशा, वह हिंदी साहित्य इतिहास का सबसे पहला राजनीतिक नाटक माना जाता है। इस बात को आप लिख लीजिए कहीं कि बच्चन जी ने कहा है कि ये नाटक हिंदी साहित्य का प्रथम राजनीतिक नाटक माना है। अगर ये, और ये मैं बोल सकती हूँ कि आपको ये अगर उसके मन में आई यूजीसी नेट के, तो वो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा एनटीए के। तो आज हम शुरू करते हैं। इसका प्रकाशन और संदर्भ देख लेते हैं कि क्या है। प्रकाशन, जस्ट वेट थोड़ा सा। जैसे इसका प्रकाशन वर्ष, इस नाटक के समय को लेकर विभिन्न विभिन्न विद्वानों के मतभेद रहे हैं। जैसे रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं 1876 माना है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने 1876 माना है। पर परंतु डॉक्टर नागेंद्र और रामचंद्र तिवारी ने इसे 1880 माना है। तो अब इसमें क्वेश्चन आता है कि हम किसको ऑथेंटिक समझें। तो आप सभी 1880 को ऑथेंटिक समझिए, क्योंकि को पेपर में इसी को ही ऑथेंटिक मानकर इसके आंसर को पुष्टि किया जाता है। नेट ने भी, यूजीसी नेट ने भी इसे 1880 ही माना है। ठीक है। और ये नाटक एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इस नाटक को पढ़ेंगे, वैसे तो आपको सभी नाटक यूजीसी नेट में जितने भी नाटक लगे हैं उन सबको पढ़ना चाहिए मौखिक तौर पर। और अगर आपको पढ़ना है तो मैंने एक टेलीग्राम लिंक अपने चैनल पे दे रखा है, आप उस पे जाइए, और जिसमें मैं अपने सारी चीजें आपकी क्वेरी के हिसाब से अपलोड करती रहती हूँ। जैसे यह नाटक, इस नाटक का चित्रण, यह नाटक भारत की तत्कालीन राजनीतिक व सामाजिक दुर्दशा को प्रतीकात्मक चित्रण करता है। आपको पता होगा कि जो भारतेंदु थे, उनका मतलब विद्रोही, वो अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे, परंतु खुले तौर पर नहीं लिखते थे। और उन्होंने उसी दिशा में इस नाटक को एक प्रतीकात्मक रूप दे दिया है, जिसमें अंग्रेजों का, उसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से अंग्रेज आए और हमारे भारत को एकदम खोखला कर दिया। और उसमें ही कितनी कितनी भागीदारी हम भारतीयों की भी थी अपने देश को एक सोने की चिड़िया जो कहलाता था उसको खत्म करने के लिए। तो उसी को लेकर इस नाटक की रचना भारतेंदु जी ने की थी। तो इसकी विषय वस्तु है क्रांतिकारी दृष्टिकोण। जैसे कि मैंने आपको बताया, नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजी राज्य द्वारा किए गए अत्याचारों की अप्रत्यक्ष निंदा के लिए यह नाटक लिखा है। परंपरा और विषमताओं का सामना, नाटक में प्राचीन परंपरा के गौरव और वर्तमान जीवन की विसंगतियों पर गंभीर रूप से प्रकाश डालता है। प्रतीकात्मक वर्णन, इस नाटक में प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है।
अर्थात जैसे भारत को इसमें दिखाया गया, भारत को एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि एक व्यक्ति है और जो वो बहुत ज्यादा गरीब हो गया है, हताश हो गया है और बिल्कुल दया करने लायक उसकी स्थिति हो गई है, ऐसे इसमें भारत को दिखाया गया है। तो इसलिए इसमें दिखाया गया कि जो प्रतीकों के माध्यम से भारत और भारत की जो अंदर बुराइयां छुपी हुई हैं या फिर उसकी कमियां हैं, उसको एक व्यक्ति के रूप में इसमें भारतेंदु जी ने प्रस्तुत कर दिया है। वैसे ही इसमें ये भी बताया गया है कि समाज की पतनोन्मुखता, मतलब समाज का जो पतन हुआ है उसके कौन से मुख्य कारण थे। भारतेंदु ने समाज की पतनोन्मुखता को नाटक के माध्यम से सामने रखा है। और ये भी बताया गया है कि यह एक दुखांत नाटक है, यह एक दुखांत नाटक है और इसे लास्य रूपक भी कहा जाता है। ये आप पॉइंट याद रखिए कि यह एक दुखांत नाटक है और इसे लास्य रूपक की संज्ञा दी गई है। ये इंपॉर्टेंट है। संरचना नाटक की कथा वस्तु, 6 अंक इसमें विभक्त किए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। इसके कितने अंक हैं, 6 अंक। ये पूछा जाता है। और 6 अंकों के हमें नाम पता होने चाहिए, उसमें किस जगह का मतलब कैसा स्थान दिया गया है, इनके स्थानों का नाम, 6 अंक के स्थानों का नाम हमें याद होना चाहिए और 6 अंक याद होने चाहिए। और इसके मुख्य पात्र हम जरा देख लेते हैं। भारत नाटक में भारत नायक रूप में प्रस्तुत होता है, वह दूसरे अंक में आता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि भारत को किस अंक में दिखाया गया है, दूसरे अंक में दिखाया गया है, जहां वह अपनी दयनीय अत्यंत दीनहीन दशा पर रोता है और अंततः भारदुदेव के भय से मूर्छित हो जाता है। उसकी यही मूर्छा मृत्यु में बदल जाती है, अगर आप समझ चुके होंगे तो। भारत दुर्देव, भारत जैसे भारत एक नायक के रूप में है, वैसे ही ये जो भारत दुर्देव है एक खलनायक के रूप में दिया गया है, खलनायक के रूप में आता है। यह शक्तिशाली चरित्र तीसरे अंक में प्रकट होता है और भारत दुर्देव किस अंक में आता है, तीसरे अंक में। भारत भाग्य भारत का सहयोगी चरित्र है। भारत भाग्य जो एक ऐसा चरित्र है जो भारत को जगाने की, उठाने की और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, परंतु यह भी अपनी कोशिश में हारा जाता है। भारत का सहयोगी चरित्र है, वह भारत में अतीत का गौरव गान करता है और उसे बार बार जगाने का प्रयास करता है, परंतु सफल नहीं हो पाता और अंत में आत्मघात कर लेता है। मतलब इस नाटक में यही एक दुखांत अंत दिखाया गया है भारतेंदु ने, कि इस नाटक में एक आत्महत्या दिखाई गई है जो भारत भाग्य कर लेता है। और ये पॉइंट आपका एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस नाटक में आत्महत्या कौन करता है। तो इस नाटक में आत्महत्या करता है भारत भाग्य, ना कि भारत। ये बात ये आप याद रखना, भारत आत्महत्या नहीं करता है, उसे मरता हुआ, उसको मूर्छित दिखाते हुए मरता हुआ दिखाया, परंतु वह आत्महत्या नहीं करता है। भारत भाग्य इसमें आत्महत्या कर लेता है। और अब इसके कुछ गौण पात्र भी हम देख लेते हैं। जैसे कुछ पात्र तो हमने देखे। एक योगी, एक योगी जो है, जो शुरुआत में ही आता है हमारे सामने, और वो है एक लावनी गाते हुए हमारे सामने प्रकट होता है। फिर आती है निर्लजता, डिसलॉयल्टी, सत्यानाश, फौजदार, रोग, मदिरा, मदिरा, सभापति, सभापति, आशा। और ये सब आप काट दीजिए, किसी काम का नहीं है। बंगाली, महाराष्ट्रीय, एडिटर, दो देशी महानुभव में आता है, एक पहला देशी आता है और एक दूसरा देशी आता है, और एक कवि। तो कुल मिला के हमारे पास 19 पात्र होते हैं। 19 पात्रों का यह नाटक 6 अंकों में विभक्त है। तो इसकी विशेषता कुछ देख लेते हैं हम। नाट्य रासक, वस्तुतः यह नाटक एक नाट्य रासक है। ये आप पॉइंट अपने जहां भी कॉपी या डायरी में नोट कर रहे हैं तो इसे नोट कर लीजिएगा। गद्य और पद्य भाषा,
नाटक का गद्य खड़ी बोली में है, जबकि पद्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। ये इसका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे नाटक गद्य खड़ी बोली में है, जबकि पद्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। राजनीतिक नाटक, यह हिंदी का संभवतः पहला ऐसा नाटक है जो राजनीतिक विषय वस्तु पर आधारित है। और यह किसने कहा है? बच्चन सिंह ने, जिन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है। उन्होंने इस बात को बोला है कि यह हिंदी साहित्य का पहला राजनीतिक नाटक है। नवजागरण में भूमिका, नवजागरण के दौर में भारतेंदु की इस नाट्य कृति ने एक मशाल की भूमिका निभाई थी। अब इसके एक महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेते हैं। अंग्रेज राज सुख साज, सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात, एही अति ख्वारी। यह उदाहरण भारत का धन विदेश जाने के संदर्भ में है, जो अंग्रेज शासन की कटु सच्चाई को उजागर करता है। मतलब इसमें ये हो रहा था कि जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे, तो वो हमारे देश से सारा जो भी धन था या फिर जो भी कला थी, उसको यहाँ से लूट लूट कर विदेशों में इकट्ठा कर रहे थे। तो उसी के ऊपर इस नाटक में इन्होंने सबसे पहले ये पंक्ति उद्धृत करी है, जैसे अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात एही अति ख्वारी। अब इसके कथा सार को हम देख लेते हैं। पहला अंक है इसमें बीथी। पहला अंक का नाम है बीथी, और घटना इसकी है एक योगी आकर लावनी गाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें शुरुआत ही होती है लावनी से। तो किस नाटक की शुरुआत लावनी से होती है? भारत दुर्दशा नाटक की शुरुआत लावनी से होती है, जिसे एक योगी द्वारा गाया गया है। विषय, गीत में भारत के प्राचीनतम गौरव और वर्तमान दुर्व्यवस्था दुर्व्यवस्था पर प्रकाश डाला जाता है। इसका मुख्य उदाहरण होगा, ओ रोऊ सब मिलके आवहु भारत भाई, लरी वैदिक जैन डुबाई, पुस्तक सारी अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। और इसका दूसरा अंक है जिसमें भारत का आगमन होता है, और इसमें दृश्य दिखाया गया है शमशान टूटे फूटे मंदिर। जैसे घटना इसमें दे रखी है, भारत स्वयं आंकर क्रंदन करता है, मतलब बहुत ज्यादा वो रो रहा है, दिल से रो रहा है वो। विषय इसमें दिखाया गया है, वह अपने देश के लोगों की दयनीय स्थिति पर रोता है, और अंग्रेजों के राज्य में अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन निराश होकर खत्म होता है। अंत में वह ईश्वर को स्मरण करता है, लेकिन भय से मूर्छित हो जाता है, और फिर उसे निर्लसता एवं आशा उसे ले जाती है। निर्लसता और आशा का आगमन भी दूसरे अंक में होता है, ये हमें याद रखना है। अब फिर तीसरा अंक आता है मैदान का। हमें ऐसे ही अंकों को याद रखना है और उनके दृश्यों को याद करना है। मैदान का दृश्य आता है, जिसमें अर्धदेव सत्यानाश फौज को आदेश देता है कि वो भारत का और भी ज्यादा विनाश कर ले और उसको चारों तरफ से घेर के मार दे। ऐसा कुछ आदेश भारतदेव सत्यानाश को देता है। भारतदेव आता है और भारत की दुर्दशा पर पूरा विवरण प्रस्तुत करता है। अकाल महंगाई, रोग, अनाविष्ट, फूट, बैर, प्लेग, टिकस, काला धन आदि का उल्लेख करता है। हिंदुओं में सुधार न होने और अंग्रेजों के अवगुण ग्रहण करने का आरोप लगाता है। विश्लेषण, धर्म की आड़ में मतांतर, वर्ण व्यवस्था, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, वृद्ध विवाह, बहुविवाह, समुद्र यात्रा निषेध जैसी समस्याओं का उल्लेख होता है। फौजदार सत्यानाश जी निजी दोष का विवरण प्रस्तुत करते हैं। अब इसका चौथा अंक आता है, जिसमें एक कमरा है
और वो अंग्रेजी अंग्रेजी सजा हुआ है, मेज कुर्सी लगी हुई है। मतलब एक चौथे अंक में हमें दिखाया गया है कि एक कमरे के अंदर बिल्कुल अंग्रेजी साज सज्जा रखी हुई है, जैसे अंग्रेजी अलमारी, फ्रिज, कुर्सी, ऐसी कुछ चीजें रखी हुई है, और उसमें पात्रों का आगमन होता है। और ये पात्र सत्यानाश फौजदार उसे बुला रहा है कि हम भारत का अंत कैसे करें। तो उसके लिए सबसे पहले बुलाता है ये रोग को, बीमारियों को, फिर आलस्य को, मदिरा को। भारत देश क्रमशः रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार को भारत के पास भेजता है। रोग यहाँ के लोगों पर अट्टहास मतलब हंसता है। अट्टहास मतलब वह हंसता है, और क्योंकि वे झाड़ फूक में प्राण खो देते हैं। अभी अभी मची मतकची और आलसी लोगों की कमी नहीं है। अज्ञान रूपी अंधकार ने भारत को चारों तरफ से घेर लिया है। शिक्षा मात्र आजीविका का साधन माना जाता है। शिक्षा केवल आजीविका का साधन माना जाता है, और वो आज भी है ये। इसलिए इस नाटक की प्रासंगिकता आज भी कही जाती है। मुख्य उद्धरण: दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पर मर जाना पे उठ के जाना नहीं अच्छा। मतलब ये आलस्य कह रहा है, आलस कहता है कि इसमें एक बहुत बड़ी ब्रज भाषा में आलस्य के द्वारा पंक्तियां कहलवाई गई हैं। ये नाटक आप कहेंगे कि गीतों में भी आपको ये नाटक देखने को मिलेगा, गीतों द्वारा। और इसका 5वां अंक आता है किताब खाना। 5वां अंक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, और वो क्वेश्चन ये है कि इस 5वें अंक में मतलब किताब खाने में कितने पात्रों को सभापति बनाया। मतलब सभा में जो पांचवा अंक जो है, इसमें दृश्य ये होता है कि जो भी भारत दुर्देव जो भी षड्यंत्र रच रहा है, उसके खिलाफ में एक सभा बैठती है, और उस सभा में हमारे कई सारे लोग बैठते हैं, जिसमें 6 लोग इसमें वर्णन किया गया है, 6 लोग हैं। और उस 6 लोगों ने क्या क्या तरकीब, क्या क्या वो लगाते हैं कि हम भारत को बचा सके, अपने भारत को बचा सके। पर अंत में वो भी कुछ नहीं कर पाते। वह सिर्फ कहने की योग्य बातें रह जाती हैं सारी की सारी। इसमें यही बताया गया है। तो भारत की दुर्दशा सुधारने के लिए एक कमेटी का दृश्य इसमें दिखाया गया है। सभापति एवं 6 सहयोगी सदस्य इसमें दिखाए गए हैं। और यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किताब खाने या 5वें अंक में कितने सदस्यों का वर्णन किया गया है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि 6 सदस्यों का वर्णन किया गया है, और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें 6 सदस्यों के हमें नाम पता होने चाहिए कि कौन कौन से नाम थे। पहला था एक बंगाली व्यक्ति, एक महाराष्ट्री है, एक कवि है, और एक पत्र संपादक है, और सभापति, 2 देशी व्यक्ति हैं, पहला देशी और दूसरा देशी के नाम से। बंगाली सदस्य हज्जते बंगाल वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं। कवि नायिका बनकर अंग्रेजों से स्वयं की रक्षा करना चाहते हैं। संपादक आर्टिकलबाजी की प्रशंसा में लगे हैं। मतलब को सब अपनी अपनी प्रशंसा करते हैं कि वो इतने काम के हैं, इतने काम के हैं, उतने काम के हैं, परंतु असल में कोई भी भारत के काम नहीं आ पा रहा है। जैसे महाराष्ट्री सज्जन स्वदेशी वस्त्र पहनना और सार्वजनिक संस्थाएं स्थापित करना चाहते हैं, परंतु वो नहीं कर पा रहे हैं। देसी सभ्यजन चापलूसी को ही ध्येय मानते हैं। अब जो हमारे देशी व्यक्ति हैं, जो कुछ नहीं, मतलब कोई भी किसी भी उच्च पद पे नहीं बैठे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो चापलूसी में ध्यान रखते हैं कि अगर कर दिया तो फिर उनका भला हो जाए, कुछ ऐसा टाइप। अंत में डिसलॉयल्टी पुलिस आकर सभी को पकड़ कर ले जाती है। अब डिसलॉयल्टी जो है वो हमारा भारत देव की तरफ से है। मतलब ये भारत का भारत का भारत को कष्ट देने के लिए आता है, और जो भी भारत और देव के खिलाफ कुछ भी कर रहा होता है, तो वो उसे अरेस्ट कर लेता है, आज की लैंग्वेज में कहेंगे तो। कवि वचन सुधा पत्रिका का जिक्र डिसलॉयल्टी द्वारा किया जाता है। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें एक पत्रिका का जिक्र किया गया है। तो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी जाती थी, उसका इसमें जिक्र किया गया है, और वो जिक्र किया है डिसलॉयल्टी ने।
इस पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा। छठा अंक आता है गंभीर वन मध्य भाग। अब इसमें जो होता है हमारा भारत भाग्य आत्महत्या कर लेता है और भारत मूर्छित हो जाता है। भारत भाग्य आता है और प्राचीन गौरव एवं वर्तमान दुर्दशा पर संक्षेप में ओजपूर्ण भाषा में चित्रण करता है। वर्तमान वर्तमान भारत की दुर्दशा पर ग्लानि होती है। परतंत्रता, ईर्ष्या, द्वेष जैसे संसार के संपूर्ण कलंकों से लांछित होते हुए भारत के शक्तिहीन होने की बात करता है और ऐसे देश का मिट ही जाना ही श्रेयस्कर मानता है। अंत में भारत भाग्य इस चीज को सोचकर आत्महत्या कर लेता है। दोवहु भारत अपजस पंका, मेटहु भारत भूमि कलंका। जागो जागो रे भाई। भारत भाग्य बार बार भारत को जगाने की कोशिश कर रहा है और अंत में वह इस चीज को पूरा नहीं कर पाता है, भारत नहीं जागता है, जिसकी वजह से वह हताश होकर आत्महत्या कर लेता है। नाटक अंत में दुखांत हो जाता है क्योंकि भारत भाग्य आत्महत्या कर लेता है। भारत को जगाने के प्रयास में भारत असफल होकर आत्महत्या कर लेता है। तो यहीं पर हमारा नाटक खत्म होता है। और अगर आपको नाटक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो या फिर कुछ भी बात आपके काम की लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगले चैनल में अगली वीडियो में, सॉरी।